हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। और मेरा नाम है स्नेहा। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और जो अपनी ये सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, वो हर जो वीडियो है इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके हर वीडियो से इसके हर वीडियो से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। यानी 4 नंबर अपने जो लैब असिस्टेंट है उसमें हर वीडियो से कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो अपनी बुक चल रही है, हम सभी जानते हैं कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाली बुक अपनी चल रही है। इसमें अभी तक अपने जो है 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और आज ये चौथा टॉपिक होगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। तो इन सब के जो बाकी के वीडियोज हैं, 3 वीडियोज हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। और इन सब की अगर आपको प्लेलिस्ट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इन सब की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वीडियोज क्वेश्चंस हैं, ये अपनी सभी एग्जाम के लिए, जो लैब असिस्टेंट है उसके साथ साथ में स्कूल व्याख्याता है, यूपी पीजीटी है और नेट जेआरएफ है, उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की दोनों तरफ की तटरेखाओं में किस प्रकार की समानता पाई जाती है। तो किस प्रकार की समानता पाई जाती है? अटलांटिक महासागर की बात की है कि दोनों तरफ की तटरेखाओं में किस प्रकार की समानता पाई जाती है। पहला है असममित, दूसरा बी है सममित, सी है उन्नति और डी है क्षरण। तो ये अटलांटिक महासागर है, इसमें जो किस प्रकार के जो है तटरेखाओं में किस प्रकार की समानता पाई जाती है, इसमें पाई जाती है ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, सममित समानता। सममित का मतलब होता है कि जब किसी चीज को तोड़ के अलग किया जाता है, जैसे किसी कागज को फाड़ कर अलग किया जाता है, तो वापस उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो वो वापस बराबर से जुड़ जाए। तो ये सममित कैसे है, अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है, जैसे बीच में अटलांटिक महासागर है, इधर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर है यूरेशिया और साउथ अमेरिका और यहाँ है अफ्रीका। तो इन सब के तटों को मोस्ट ज्यादातर तो क्या है कि जो साउथ अफ्रीका और जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है, उनके तटों को आपस में मिलाया जाता है, तो ऐसे लगता है कि ये एक ही भूखंड के दोनों पार्ट हों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, जो अटलांटिक महासागर है, उनमें सममित जो है समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दक्षिण व उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जुड़े होने की संभावना सबसे पहले 1596 में किसने व्यक्त की थी। ऑप्शन ए है एंटोनियो पेलेग्रिनी, बी है अब्राहम ऑस्ट्रेलियस, सी है अल्फ्रेड वैगनर, डी है चार्ल्स डार्विन। तो सबसे पहले जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये जो चारों महाद्वीप हैं, इनको सबसे पहले जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, ना कि कोई मानचित्र वगैरह बनाया था, संभावना व्यक्त की थी, ठीक है। हमें इस शब्द को ध्यान में रखना है, संभावना व्यक्त की थी। और कब की थी? 1596 में, 1596 में। तो ये वाली डेट भी देखकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। अब्राहम ऑर्टेलियस ने क्या किया था, सबसे पहले इनके जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों को एक साथ मानचित्र पर दिखाया था। देखो, तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए है अब्राहम ऑर्टेलियस, बी है आर्थर हॉम्स, सी है अल्फ्रेड वैगनर, डी है एंटोनियो पेलेग्रिनी। तो देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो ये चारों महाद्वीप हैं उनको जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, किसने की थी? ये की थी अब्राहम ऑर्टेलियस ने। और कब की थी? ये अभी अभी हमने देखा है 1596 में की थी, ठीक है, 1596 में की थी। लेकिन यहाँ पूछा है कि मानचित्र किसने दिखाया था, इन सभी महाद्वीपों को जोड़ करके मानचित्र किसने दिखाया था? ये दिखाया था ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ठीक है। और ऑर्थर होम्स हैं, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था संवहन धारा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत। और कब दिया था? 1930 में, ठीक है। ये भी हमें इसके साथ में ध्यान रखना है। फिर है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अभी अभी हमने देखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किन्होंने दिया है। ये ऑप्शन अपना ए हो जाएगा डार्विन, बी है अल्फ्रेड वैगनर,
सी है न्यूटन, डी है अरस्तु। तो किन्होंने दिया था ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, एल्फ्रेड वैगनर ने। कब दिया था? ये दिया था 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, ये तो अभी अभी हमने देखा है। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, 1912 में। और किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार सभी महाद्वीप प्रारंभ में किस एक बड़े भूखंड के टुकड़े थे? ऑप्शन ए है लोरेसिया, बी है गोंडवाना लैंड, सी है पेंजिया और डी है पैंथालासा। तो अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार जो महाद्वीप हैं, शुरू में सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड का ही सभी मतलब भाग हैं। तो देखो जैसे क्या है, तो वैगनर महोदय के अनुसार क्या है कि जो सभी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप किससे जुड़े हुए थे? मतलब एक भूखंड से जुड़े हुए थे। तो उस भूखंड को मान लो कि ये भूखंड है, इस भूखंड को इन्होंने क्या कहा था? इस भूखंड को कहा था इन्होंने, ये जो भूखंड है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको इन्होंने कहा था पेंजिया। इसको क्या कहा है? पेंजिया। और इसके मतलब ये पूरा भूखंड है, इसको जो अल्फ्रेड वैगनर है उन्होंने पेंजिया कहा था। और इसके चारों तरफ जो पानी ही पानी है, जो महासागर है, पानी है, उसको कहा था इन्होंने पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि इनमें जो पेंजिया है उसका विखंडन कब हुआ था, किस काल में हुआ था, ठीक है। और कौन कौन से जो महाद्वीप हैं उनका निर्माण कौन कौन से भूखंड से हुआ है, ठीक। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। बड़े भूखंड को जो है वैगनर ने पेंजिया कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंजिया के चारों ओर घिरे हुए विशाल महासागर का नाम क्या था? तो ये अभी अभी हमने देखा है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है पैसिफिक महासागर और सी है पैंथालासा, डी है हिंद महासागर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पैंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंजिया का विभाजन सबसे पहले किन दो बड़े महाद्वीप खंडों में हुआ था? तो अभी हमने देखा जो पेंजिया था उसका विभाजन भी हुआ था, और इसका विभाजन हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जो ज्यूरेसिक काल था उसमें इसका विभाजन हुआ था। तो कौन से दो भूखंडों में हुआ था? ऑप्शन ए है एशिया और अफ्रीका, बी है लोरेसिया और गोंडवाना लैंड, सी है यूरोप और एशिया, डी है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो कौन से दो भागों में हुआ था? जैसे अभी अभी हमने देखा है, ये क्या है? ये मान लो ये पेंजिया है, ठीक है। ये क्या है? ये पेंजिया है। तो इसका जो है, इसका विखंडन हुआ कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व कौन से काल में? जूरेसिक काल में, ठीक है। जूरेसिक काल में इसका विखंडन हुआ, तो ये दो टुकड़ों में बट गया ऐसे, ठीक है। ऐसे दो खंडों में ये बट गया। तो जो ऊपरी खंड था उसको इन्होंने क्या कहा था? इसको कहा था लोरेसिया, ठीक है। इसको कहा है लोरेसिया, या फिर अंगारा लैंड। इसको और भी एक और नाम है, इसका नाम क्या है? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भूखंड है उसका नाम क्या था? उसको कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। फिर आगे भी इनका विभाजन होता है। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन होगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका हो गया,
अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सब का निर्माण किससे होता है? गोंडवाना लैंड से होता है। और जो लोरेशिया या अंगारा लैंड है, उससे जो उत्तरी गोलार्ध के जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है, तो उन सब का निर्माण किससे होता है? ये होता है अंगारा लैंड से। तो अपना जो क्वेश्चन था इसमें पूछा है कि पेंजिया का विभाजन सबसे पहले किन दो बड़े महाद्वीप खंडों में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, जैसे पेंजिया का अर्थ है, इन्होंने जो वैगनर महोदय हैं उन्होंने पेंजिया का अर्थ बताया है संपूर्ण पृथ्वी, पैंथालासा का अर्थ बताया है जल ही जल। ठीक है, और लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड है उसका विभाजन लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले कब हुआ? जुरेसिक काल में इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वैगनर ने महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। दूसरा है पेंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्तरी भूखंड गोंडवाना व दक्षिणी भूखंड क्या था? लोरेशिया। तो ये अभी अभी हमने देखा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछा है असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? पहला है वेगनर ने महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया, पहला सही है। दूसरा है पेंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्तरी भूखंड को, नहीं, उत्तरी भूखंड को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भूखंड को लोरेशिया लैंड नहीं कहा, ये लोरेशिया नहीं कहा, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। ठीक है, उत्तरी भूखंड था अपना लोरेशिया और दक्षिणी भूखंड था अपना गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? असत्य पूछा है तो बी सही हो जाएगा, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमाण महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में नहीं है? मतलब कौन से प्रमाण है जो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में हमें बताते हैं? यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है जो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में हमें बताता नहीं है। ऑप्शन पहला है कि महाद्वीपों की तटरेखाओं की असाम्यता। दूसरा है महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में असमानता। तीसरा है टीलाइट निक्षेप। चौथा है प्लेशर निक्षेप और पांचवा है जीवाश्मों का वितरण। तो कौन सा इसमें से नहीं होगा? कूट पहला दिया हुआ है ए, केवल एक और दो, एक दो और तीन, बी है केवल दो तीन और चार, सी है केवल चार और पांच, डी है केवल एक और दो। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? पहला इसमें देखते हैं कि महाद्वीपों की तट रेखाओं में असाम्यता नहीं पाई जाती, साम्यता पाई जाती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा इसका। दूसरा है महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में असमानता नहीं पाई जाती, समानता पाई जाती है। जैसे ब्राजील तट और जो अफ्रीका का गिनी तट है, उनकी जो चट्टानें हैं उनमें उनकी आयु में समानता देखी गई है। तो दूसरा भी इसका गलत है। तीसरा है टीलाइट निक्षेप, ये सही है। चौथा है प्लेचर निक्षेप, ये भी सही है। पांचवा है जीवाश्मों का वितरण, ये भी सही है। क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, यानी एक और दो नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों की तटों की साम्यता को सिद्ध करते हुए किसने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए 1964 में मानचित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? ऑप्शन ए है बुलार्ड ने, बी है टूजो विल्सन ने, सी है अल्फ्रेड वैगनर ने, डी है एंटोनियो पेलेग्रीनी ने। तो अभी तक हमने देखा है कि जो मतलब सभी महाद्वीप थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, उन सबको जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी 1596 में ऑस्ट्रेलियस ने। ठीक है, और जो सबसे पहले मानचित्र बनाया था वो था इन्होंने, मतलब एंटोनियो पेलेग्रीनी ने। लेकिन यहाँ पूछा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से 1964 में, ये डेट भी हमें याद रखनी है, ये सन भी हमें याद रखनी है, 1964 में मानचित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर अपना इसका ए सही हो जाएगा, बुलार्ड महोदय ने। ठीक है, और जो टूजो विल्सन है, इन्होंने सबसे प्लेट शब्द दिया था। अल्फ्रेड वैगनर का हमने देखा 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, और एंटोनियो पेलेग्रीनी ने क्या किया था? सबसे पहले जो है मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु जानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु को जानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग,
बी है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि, सी है थर्मल एनालिसिस, डी है भूचुंबकीय अध्ययन। तो कौन सी जो चट्टान है मतलब कौन सी विधि है जो हमें जो चट्टानें हैं उनकी आयु के बारे में बताती है? तो पहला कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से तो हमें जीवाश्मों की आयु का पता चलता है, ठीक है, जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता चलता है। और इसमें भी तो कार्बन डेटिंग में किसका जाएगा? जीवाश्म की आयु का। और पूछा है यहाँ पे चट्टानों की आयु का, तो चट्टानों की आयु का किस में हो जाएगा? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये 2 लाइनें भी यहाँ डाल दी हैं कि 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन सेल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट पर पाई जाती है। यानी इन दोनों की, ये दोनों जो तट हैं उनकी जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें समानता देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुरेसिक काल के आरंभिक समुद्री निक्षेपों से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए है महासागर पहले मौजूद थे, बी है महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी, सी है महाद्वीप स्थिर थे, डी है महाद्वीप छोटे हो रहे थे। तो जो जुरेसिक काल है उसके जो आरंभिक समुद्री निक्षेप हमें मिले हैं, ठीक है, वो हमें किस चीज, उनसे हमें किस चीज की जानकारी पता चलती है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो पेंजिया है उसका विखंडन हुआ, तो विखंडन के बाद जो भूखंड थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगे और उनके बीच में जो पैंथालासा का जल था, मतलब जो मतलब उनके बीच में जो महासागर खुले, उनसे क्या हुआ, जो अलग अलग महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, उन सब का निर्माण हुआ। तो इससे हमें पता चलता है महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अभी अभी हमने देखा है किसके लिए किया जाता है। पहला है जीवाश्मों की पहचान करने के लिए, बी है सेल समूहों की आयु निर्धारित करने के लिए, सी है मौसम का अनुमान लगाने के लिए, और डी है चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए। तो रेडियोमेट्रिक निर्धारण विधि का किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है जीवाश्मों की अध्ययन करने के लिए, इसमें किया जाता है कार्बन डेटिंग का। ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि का जीवाश्मों की पहचान के लिए, और सेल समूह की पहचान के लिए किसका किया जाता है? ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलाइट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए है आगन्य चट्टान, बी है रूपांतरित चट्टान, सी है अवसादी चट्टान, डी है कायांतरित चट्टान। तो ये किस प्रकार की चट्टान है? जो टेलाइट है वो एक अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ठीक है, अवसादी चट्टान है। कैसे कि जो हिमानी है, हिमानी के द्वारा जो निर्मित उससे निक्षेप है, उनसे निर्मित जो चट्टान है वो है टेलाइट। टीलाइट का निर्माण किसके कारण हुआ है? ये अभी अभी हमने देखा है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी विस्फोट से, बी है हिमानी निक्षेपण से, सी है नदी अपरदन से, और डी है पवन अपरदन से। तो किससे हुआ टीलाइट का निर्माण? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमानी निक्षेपण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले टीलाइट किस श्रेणी के तलछटों में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अरावली श्रेणी, बी है गोंडवाना श्रेणी, सी है कश्मीर श्रेणी, और डी है सतपुड़ा श्रेणी। तो जो भारत में टीलाइट पाए जाते हैं वो कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, गोंडवाना श्रेणी में, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड था, जहां जहां गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं वहां वहां सभी जगह क्या पाए जाते हैं? टीलाइट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना श्रेणी के अतिरिक्त टीलाइट कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, जो भारत में गोंडवाना श्रेणी पाई जाती है उसके अलावा भी टीलाइट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका मेडागास्कर, बी है अंटार्कटिका फॉकलैंड द्वीप, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी जो टीलाइट है, ये टीलाइट है भारत की गोंडवाना श्रेणी में, ठीक है, और अफ्रीका और मेडागास्कर में, अंटार्कटिका और फॉकलैंड द्वीप में, और ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टीलाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के विस्तार का स्पष्ट प्रमाण नहीं है।
दूसरा है अफ्रीका के घाना तट और ब्राजील तट पर प्लेजर निक्षेप महाद्वीपीय विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण है। तो उपरोक्त में से सत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला पूछा है कि टीलाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के विस्तारण का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है। दूसरा है अफ्रीका के घाना तट और ब्राजील तट पर प्लेजर निक्षेप महाद्वीपीय विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण है। तो दूसरा अपना सही है। तो सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, केवल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमुर नामक जीव के जीवाश्म किन तीन स्थल खंडों पर मिले हैं जिससे कुछ वैज्ञानिकों ने उन तीनों को मिलाकर एक स्थलीय क्षेत्र लेमुरिया की अवधारणा स्वीकार की है, ठीक है। ऑप्शन ए है भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका, सी है यूरोप, एशिया और अमेरिका, डी है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। तो जो लेमुर नामक जीव था ये तीन स्थानों पर पाया गया और तो उन तीनों स्थानों को जोड़ करके एक शब्द दिया गया लेमुरिया। और वो तीनों जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक है भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोसारस नामक जीव किस प्रकार के पानी में रह सकता है और उसकी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर एक है गहरे समुद्र में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। बी है उथले खारे पानी में, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में, सी है मीठे पानी में, उत्तर अमेरिका, डी है ताजे पानी में, साउथ एशिया, ठीक है। तो जो मेसोसारस नामक जीव है वो कहाँ कहाँ मतलब किस प्रकार के पानी में पाया जाता है और कौन से स्थानों पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, उथले खारे पानी में, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील तट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन से दो बल उत्तरदायी माने हैं? ऑप्शन एक है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है संवहन धारा द्वारा उत्पन्न बल और चौथा है ज्वारीय बल। तो कौन से दो बल हैं जो वेगनर महोदय ने माना है कि उन दो बलों के द्वारा ही महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, यानी पेंजिया के विभाजन के बाद जो भूखंड जो है अलग अलग दिशाओं में गति किए हैं वो इन दो बलों के कारण किए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मतलब पहला पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल पहला सही है, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा है संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल ये भी गलत है, चौथा है ज्वारीय बल तो चौथा भी सही हो जाएगा, यानी एक और चार सही है। ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन एक है पृथ्वी का परिक्रमण, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है गुरुत्वाकर्षण और डी है ज्वारीय बल। तो कौन सा बल है जो पोलर फ्लाइंग बल जिससे मतलब किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। और जो ज्वारीय बल है ये जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से संबंधित है, ठीक है। पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल यह बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। दूसरा है ज्वारीय बल। तो ज्वारीय बल क्या है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से संबंधित है, जो महासागरों में क्या पैदा करता है? ज्वार पैदा करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ज्वारीय बल कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण वाला है। देखो मैंने इस सीरीज में ना हर टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, कथन कारण वाले, सत्य असत्य वाले, ठीक है, कूट वाले, तो हर तरीके के क्वेश्चन डालने की कोशिश की है और आई होप आपको ये पसंद भी आ रही होगी। तो आप इस जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है।
कारण है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसमें कोड दिए हुए हैं कि कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। सी है कारण सत्य है लेकिन कथन असत्य है। डी है कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। कथन इसका सही है। क्यों की गई है? क्या कारण है इसका? कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका कारण भी सही है, यानी कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही 25 क्वेश्चन हैं और बाकी के जो मतलब इस चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब पूरे चैप्टर से, यानी इसका एक पार्ट हो गया, एक पार्ट कल हो जाएगा, उससे लगभग 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, यानी आज का और जो एक और पार्ट आएगा उससे हमारे 4 अंक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही और बाकी के हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।